नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को पता है कि हमने एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो सवाल आए हुए हैं उसकी सीरीज को हम लोग कवर कर रहे थे और आज हमारा क्लास नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हमने पहली क्लास, दूसरी क्लास और हमारी ये तीसरी क्लास हमने बहुत अच्छे से कवर किए हैं। देखिए, जो सिंसियरली और जो सीरियस होकर के चीज़ों को पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ को लेते हैं तो आपको पता होगा कि ये सीरीज कितनी लाभदायक है। जो स्टैटिक जीके की सीरीज हमारी चल रही है, आर्ट एंड कल्चर टॉपिक वाइज एक एक चीज़, चाहे टेम्पल्स हो, चाहे गुफाएं हो, चाहे नृत्य हो, चाहे डांस हो, चाहे संगीत हो, चाहे मेले हो, चाहे त्यौहार हो, हर एक चीज़ को हमने बड़े सिस्टमेटिक वे में पढ़ करके आर्ट एंड कल्चर को कवर किया। और उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, विश्व भूगोल, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें हमने कवर करने के साथ साथ जब आप ये सीरीज चला रहे होंगे तो आपको अंदर से एक बार मतलब जो सिंसियर है, मतलब कि सिंसियर वे में चीज़ों को ले रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं जीके सेक्शन में। क्योंकि देखिए, होल बोल हम कुछ भी चीज़ों को लेकर के नहीं पढ़ते हैं, ना कभी हम आप अपना कंटेंट आपको डिलीवर करते हैं कि कुछ क्वेश्चन मिला बना दो और बता दो वीडियो में व्यू आ जाने के लिए। हालांकि व्यू तो मुझे मिलती नहीं, पहली बात तो ये, तो उसके लिए मुझे दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत ये है कि देखिए, आपको भी मोटिवेशन चाहिए होता है और मुझे एज अ मोटिवेशन क्या चाहिए होगा, एक आपका सपोर्ट ही। और सपोर्ट आपका चाहिए क्योंकि क्योंकि भाई मैं भी सोचता हूँ कि जब मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ उसमें मतलब कि ना तो आपको इंटरेस्ट है या तो फिर मुझे भी उससे कुछ मतलब प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो भाई चैनल को हो सके तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर कर दीजिए। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन आप इससे होगा क्या कि मैं बहुत ही मोटिवेट होकर के और इसको मैं बहुत कंटिन्यू करके ले आऊँगा कि पर डे हो सकता है कि मैं इस पर वीडियो बना दूँ। और यकीन मानिए ये सीरीज ऐसा सीरीज होगा, यूट्यूब के इतिहास में बहुत अच्छा कंटेंट देने वाला ये सीरीज बनेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी मैं ऐसे ही कुछ चीज़ें नहीं बोलूँगा कि केवल आप मुझे ही फॉलो करिए, बट हाँ, जो आप ले रहे हो वो मलाई है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन 110% डेफिनेटली के साथ फंसेगा। और आज की कंटेंट तो और भी ज़्यादा मलाईदार है। जब आज की क्लासेस अगर आप कंटिन्यू करते हो तो पता चलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला सवाल जो आपसे पूछा गया था यहाँ पे, जो आपके साइंस टेक से आपका सवाल आया था, सीबीटी 1 वगैरह रेलवे में बहुत आता है, यहाँ से टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक से कर ले सवाल, इसरो डीआरडीओ वगैरह से हमेशा आता है और आते रहेगा। और इस सीरीज के बाद फिर आपका छूटेगा भी नहीं। और फिर स्टैटिक जीके में तो हम लोग कवर करेंगे ही पूरा डिफेंस को, पूरा इसरो को, है ना जी। तो हाँ, अच्छा, जितनी चीज़ें मैंने अभी बताई है ना, सारा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप को भी आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। ठीक है, सवाल क्या पूछा गया था कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है। जितने पॉइंट बने हैं मतलब यहाँ पर रख दिए हैं भाई, ठीक है। और जो सवाल पॉइंट छूट गया है वो मैं स्टैटिक जीके में टॉपिक वाइज चीज़ों को समझाते हुए पूरा साइंस एंड टेक को लेकर चलूँगा, रशिया, इंडिया और अमेरिका को, ठीक है। तो देखिए, जो सवाल का इसका जवाब होगा एप्पल, यानी कि एप्पल जो थी भारत की पहली संचार उपग्रह है, 1981 में इसे छोड़ी गई थी। तो भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा एप्पल और इसे 1981 में छोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह अगर आपसे पूछ लिया जाए, भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह कौन सा होगा, तो GSAT-7 है, ठीक है, GSAT-7। इसका आंसर क्या होगा, विशेष रक्षा उपग्रह। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह, वो क्या होगा, GSAT-7। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या कहते हैं, तो हम जनक कहते हैं। विक्रम साराभाई को आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हम किसे कहते हैं, तो विक्रम साराभाई को कहते हैं, ठीक है। थुम्बा रॉकेट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि थुम्बा रॉकेट अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर है, तो केरल में है। और इसकी स्टैब्लिशमेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1962 में हुई थी। और इसी का नाम, ये जो आपका था थुम्बा रॉकेट अनुसंधान केंद्र, ठीक है, रिसर्च सेंटर, ठीक है, ये जो सेंटर जो था इसका नाम बदल करके जो आपके विक्रम साराभाई, जिनको हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहते हैं, इनको ही सम्मान देने के लिए इस थुम्बा रॉकेट अनुसंधान केंद्र का नाम बदलकर हमने क्या रख दिया, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रख दिया था, ठीक है भाई। तो देखिए क्या क्या मैंने बता दिया। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल 1981 में छोड़ा गया। भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह क्या है, तो GSAT-7 है। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। और उसके बाद आपका क्या है सवाल यहाँ पे, थुम्बा रॉकेट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो केरल में है। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी और इसी थुम्बा रॉकेट इस अनुसंधान केंद्र का नाम जो बदल करके विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रख दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट,
इंदिरा गांधी ने अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के लिए 1969 में इसरो की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कौन से प्रधानमंत्री के समय पे, किनके टेन्योर पे, किनके टाइम पीरियड में? तो इंदिरा गांधी जो थी उस समय प्रधानमंत्री थी। और ये जो इसरो की स्थापना की गई थी, क्यों की गई थी? तो अंतरिक्ष का अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत इसरो की स्थापना की गई थी। ठीक है, स्पेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी उसके लिए आपका इसरो की स्थापना किया गया था 1969 में। आपसे इसका इस फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके प्रेजेंट में अभी जो चेयरमैन है, आपको करंट अफेयर से कवर करना होगा। इसरो के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा, तो इसरो के जो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। ठीक है, विक्रम साराभाई जो थे इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। इसरो के जो आदर्श वाक्य है, वो आदर्श वाक्य क्या है? अंतरिक्ष मानव सेवा के लिए है। ठीक है, अंतरिक्ष जो है आपके मानव सेवा के लिए है। इसरो के आदर्श वाक्य क्या होंगे? आपसे पूछा जाएगा इसरो का आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य क्या है? अंतरिक्ष जो है मानव सेवा के लिए है। अंतरिक्ष जो है मानव सेवा के लिए है। भारत का पहला स्पेस सेंटर, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का जो पहला स्पेस सेंटर है 1971 में, ठीक है, 1971 में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र यानी कि जो स्पेस सेंटर है आपका श्रीहरिकोटा स्थापित किया गया था। मतलब क्या है इसको समझिए, जो भी रॉकेट वगैरह जो छोड़ी जाएगी, वो जो भारत का पहला जो स्पेस सेंटर जो बना है आपका, वो कहाँ बनाया गया था? 1971 में श्रीहरिकोटा आपका अंतरिक्ष केंद्र है वो स्थापित किया गया था। और इसी सेंटर का नाम बाद में क्या रख दिया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, और ये कहाँ पर है समझिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। भारत आपसे पूछा जाएगा, मतलब कि जो रॉकेट वगैरह जो छोड़ी जाएगी, जो उपग्रह वगैरह जो छोड़ी जाएगी, भारत की पहली जो स्पेस सेंटर है वो 1971 में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र का स्थापना किया गया था। और यही श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र का नाम बदल करके सतीश धवन स्पेस सेंटर रख दिया गया है। ठीक है, आप सभी अभी इसी नाम से पढ़ते भी होंगे। और ये है कहाँ? तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में ये स्थित है, और पुलिकट झील के जस्ट निकट में ही। अगर झील का नाम पूछे तो ये आप बताओगे कौन से झील के निकट है? तो पुलिकट झील। और कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश के कौन से जिला, डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछे तो नेल्लोर जिला होगा। ठीक है, नेल्लोर। तो भाई 1969 में आपका क्या है? इसरो है। 1981 में क्या था? भारत की पहली संचार उपग्रह कौन थी? एप्पल को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ठीक है भाई। 1975 में अब हम आते, 1975 में भारत का पहला उपग्रह जो था रूस के सहयोग से छोड़ा गया। ठीक है, 1975 में भारत का पहला उपग्रह रूस के सहयोग से छोड़ा गया, जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था। जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था। सुनिए ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखिए, मैंने तो लिया क्या सवाल आपका? भारत का पहला संचार उपग्रह। अब यकीन मानिए आगे की शिफ्टों को जब देखिए, मैंने देख लिया है, मैं आपको बस आप अपने आप को मतलब कि सेटिस्फैक्शन के लिए देखिएगा। ये आपका पूछा गया है आगे के शिफ्टों में। ये आपका जो है थुम्बा रॉकेट अनुसंधान केंद्र, ये नहीं दिया गया था, पूछा था ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ पर है। उसके बाद और हम बताते हैं आपको, ये विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किनको कहते हैं, ये पूछा गया है। उसके बाद आइए हम आपको बताते हैं, आपको जो सवाल पूछा गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है। उसके बाद आपसे ये भी सवाल पूछा गया था कि जो 1975 में, याद रखना है अब आपको ये ईयर, 1975 में भारत की जो पहली उपग्रह है, ठीक है, वो जो थी रूस के सहयोग से छोड़ा गया था। और उस उपग्रह का नाम आपसे पूछा गया था, जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था। तो अब आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, जो आर्यभट्ट भारत की पहली उपग्रह थी वो किस देश की मदद से छोड़ी गई थी? तो रूस के मदद से। और कब छोड़ी गई थी? तो 1975 में। तो ईयर आपको समझ में आ रहा है। 1969 में क्या है? इसरो की स्टैब्लिशमेंट। 1971 में क्या था? सतीश धवन स्पेस सेंटर। 1981 में क्या था? आपकी एप्पल जो संचार उपग्रह थी भारत की प्रथम, उसे छोड़ा गया था। 1975 में क्या? आपकी जो पहली उपग्रह थी जो रूस की सहायता से छोड़ी गई थी, कौन थी? आर्यभट्ट थी। 1975 में जो रूस के सहयोग से छोड़ा गया था, जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था। और सोवियत संघ के मदद से रूस से ही छोड़ा गया। ठीक है, मतलब वही है, सोवियत संघ कह रहे यानी कि यूएसएसआर, जो बाद में यूएसएसआर क्या थी? बहुत सारे देशों का ये मतलब ग्रुप को हम क्या बोलते थे? यूएसएसआर कहते थे, सोवियत संघ कहते हैं। ठीक है, तो बस आपको ये पॉइंट याद रखना है। भारत का पहला जो उपग्रह था आर्यभट्ट था, 1975 में छोड़ा गया था। किस देश की मदद से? रूस नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो सोवियत संघ रहेगा। ठीक है, आइए भाई आगे आइए, तो आप देखेंगे रोहिणी से आपका क्या सवाल बनेगा? भारत का पहला स्वदेशी निर्मित है, ठीक है, भारत में बनाया गया ये निर्मित उपग्रह है। 1989 में
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स यानी कि SLV से छोड़ा गया था। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछेगा, कठिन करने के लिए PSLV से छोड़ा गया था, GSLV से छोड़ा गया था या SLV से छोड़ा गया था। तो याद रखना आपको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ये सब मैं करवाऊंगा। SLV क्या होता है, PSLV क्या होता है, GSLV क्या होता है ना भाई मेरे, ये सारा चीज़ हम आपको करवाएंगे। तो वो स्टैटिक जीके का जो सीरीज चल रहा है उस पर ही जाएगा वीडियो। हाँ, थोड़ा सा लेट होता है मेरा वीडियो आने में। एक तो ये कि मेरा मोटिवेशन आप लोगों ने इतना डाउन कर रखा है और थोड़ा सा प्रेशर आप लोग नहीं बनवाते, क्योंकि ऑटोमेटिक है कि अगर हमें अच्छे व्यू आने लगेंगे तो ऑटोमेटिक मुझे भी डिलीवर करने में मजा आएगा, अच्छे और भी अच्छा कंटेंट। खैर अब इससे अच्छा कंटेंट क्या ही दूँ मैं, मुझे भी नहीं पता। तो रोहिणी से आपको क्लियर होगा कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित आपसे पूछा जाएगा कौन सा उपग्रह, तो रोहिणी है। कब, तो 1989 में। किसके द्वारा छोड़ा गया था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से छोड़ा गया था। ठीक है मेरे भाई, अब देख सकते हैं कितना चीज़ मैंने यहाँ पे करवा दिया आपका। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बार्क का मुख्यालय आपसे पूछा गया था। ठीक है, देखिए बार्क बोले तो पहला इसको आपको इस फुल फॉर्म इसको याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म हो गया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, तो 1954 एकदम याद कर लीजिए। 69 इसरो, 71 सतीश धवन स्पेस सेंटर। 1975 में क्या हुआ था आपका, 1975 में क्या हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था 1975 में आपको क्या बताया था, भारत की पहली उपग्रह जो आर्यभट्ट थी। 1981 में क्या था आपकी पहली क्या थी, संचार उपग्रह जो एप्पल को लॉन्च किया गया था। रोहिणी जो पहली स्वदेश निर्मित उपग्रह 1989 है ना, 1989 में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से छोड़ा गया था। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1954। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई। मुंबई नहीं रहा तो ट्राम्बे ऑप्शन में मिलेगा। इसके फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, तो होमी जहांगीर बाबा थे। ठीक है, और इसके निर्देशक का आपको करंट अफेयर से चेक करना होगा जो आप एग्जाम देने जाओगे तब। दूसरी आपको देख लेना, PSU से आपसे पूछा जा सकता है NPCIL। तो पहले इसकी फुल फॉर्म न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टैब्लिशमेंट ईयर 1987। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई। ठीक है मेरे भाई, अब आइए कुछ अवार्ड से क्वेश्चन। देखिए अवार्ड तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसको स्टैटिक जीके में अलग से पोर्शन में हम इसे कम से कम 4-5 वीडियो में कवर करने वाले। लेकिन महत्वपूर्ण जो एक बोलते हैं ना कि मतलब समरी को रख देना यहाँ पे रख दिया हूँ फिर भी मैंने। देखिए आपसे सवाल क्या पूछा गया था, सवाल आपसे पूछा गया था कि संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है संगीत के फील्ड में, तो ग्रेमी अवार्ड को दिया जाता है। कौन सी अवार्ड, किसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो ग्रेमी अवार्ड को दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट, पुलिट्जर पुरस्कार जो है, अब आपसे क्या क्या पूछ सकता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में, या फिर आपसे ऐसे बोलेगा पुलिट्जर पुरस्कार का संबंध है किस क्षेत्र से, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। बुकर्स प्राइज का संबंध है किससे, तो उपन्यास से। अब उपन्यास में कौन, तो आपका इंग्लिश होगा। ठीक है, बुकर प्राइज कौन सा, तो उपन्यास के क्षेत्र में दिया जाता है। उपन्यास कौन से, तो इंग्लिश। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में। उपन्यास इंग्लिश, उपन्यास वो कैसा होना चाहिए, तो इंग्लिश, हिंदी और कोई भाषा में नहीं होनी चाहिए बुकर प्राइज। ठीक है, पुलिट्जर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया था, पत्रकारिता क्षेत्र में। अच्छा, अब कई लोगों का कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे बुकर प्राइज को लेकर के, तो भाई परेशान नहीं होइए, हम बहुत डिटेल में आएंगे वीडियो को लेकर के, स्टैटिक जीके में ही आएंगे। ठीक है, हो सकता है कि अवार्ड सेक्शन को ही मैं स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आपसे बनते हैं। नेक्स्ट है मूर्ति देवी पुरस्कार। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन कौन सी भाषा में वो साहित्य होनी चाहिए, तो वो साहित्य हिंदी भाषा के क्षेत्र, हिंदी भाषा में होनी चाहिए। ठीक है, कलिंग पुरस्कार का आपका संबंध पूछ लिया जाएगा, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आपका कौन सा पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए साहित्य में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सी है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। किस फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है या फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको क्या बोलना है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। BC रॉय, ठीक है, BC रॉय जो अवार्ड है, पुरस्कार है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो देखिए ध्यानचंद पुरस्कार जो है आपका
एक मिनट मेरे भाई, ध्यानचंद पुरस्कार जो है भारत का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है ये, ठीक है। अगर पूछा जाएगा ऐसे आपसे पूछ लेगा कि भारत का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार कौन सा है, तो ध्यानचंद पुरस्कार है, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार आप सभी को पता है कि जो स्पोर्ट्स में जो कोच होते हैं उनको जो होता है दिया जाता है। कब स्टार्ट किया गया था ये आपसे पूछा गया सवाल एनटीपीसी में, तो 1985 में ये स्टार्ट किया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार। आप देखिए और भी बहुत सारे अवार्ड है, तो इसके लिए परेशान नहीं होइएगा कि इस वीडियो में इतना ही मैं स्टैटिक जीके में लेके आऊँगा। मैं हमेशा कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ। हम बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज में चीज़ों को जीके को ख़त्म करवाऊँगा मैं आपका, ठीक है। आइए भाई, अच्छा देखिए कंप्यूटर का कुछ फुल फॉर्म पूछे गए थे, लेकिन मैं आपको फिर से सजेस्ट कर दूँ, ये जो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है उसकी लिंक दी गई है। कंप्यूटर की 2 घंटे की वीडियो है, और ऐसी वीडियो ना केवल रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट, ना केवल एसएससी के लिए, स्टेट की हो चाहे कोई भी स्टेट में आपका पेपर हो, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म देखेंगे यहाँ पे। आपसे पूछा गया था एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देख लेते हैं क्या क्या है। ये सारा आपका पूछा गया सवाल है एनटीपीसी में, तो इसलिए मैंने वही लिया है। हालांकि और भी मुझे लेनी है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये सीरीज चलते चलेगा पूरा फुल फॉर्म मैं करवा दूंगा आपका। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, एनआईसी का फुल फॉर्म क्या हो गया कंप्यूटर में, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ठीक है, एनआईसी, ठीक है। एनआईसी या फिर एनआईयू होगा, एक मिनट में चेक कर लूँ। हाँ जी, तो भाई इसे जो है आप NIU कर लोगे, ठीक है, NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट आपका है HTTP, पूछा गया सवाल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। DHCP पूछा गया सवाल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। LED लाइट इमिटिंग डायोड। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। अच्छा, कुछ लोगों को अभी ये देख करके बड़ा अजीब सा लगा होगा कि क्या करवा रहे भाई। याद रखिए, जितना करवा रहे करते चलिए, अगले वीडियो में कुछ और फुल फॉर्म आ जाएंगे आपके, और यकीन मानिए मैं पूरा अगर ऐसे बैठिएगा फुल फॉर्म याद करने, कभी नहीं याद होगा। टॉपिक वाइज जो पढ़ा रहे उसको याद करिए ना। यहाँ ये सीरीज में जो चीज़ें मिल रहा है ना, मलाई को एक जगह करते चलिए आप, अदरवाइज दिक्कत में फंस जाओगे। अगर मुझे CBT 2 में बहुत अच्छा स्कोर करना, 35+ टारगेट करनी है, तो नहीं हो पाएगी ऐसे फिर। तो फिर से हम चलेंगे, एक बार NIU को कवर करेंगे, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। LED के क्या फुल फॉर्म हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। अब बताइए कितना बार ये पूछा गया सवाल है, LED लाइट इमिटिंग डायोड। HTTP NIU कितना बार पूछा गया है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। LED लाइट इमिटिंग डायोड। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। अब ये सब सवाल नहीं बनेगा अगर पूछ लिया गया एग्जाम में तो, लेकिन पूछा है ये सवाल आपसे। आइए भाई, अब और बहुत आज का कंटेंट इतना सॉलिड है कि क्या बताऊं आपको। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, ये आपसे पूछा गया सवाल आपसे। तो इसका जवाब है दादा भाई नौरोजी, और इसका जवाब मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर में दे रखा है, तो भाई सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक एक वीडियो को खंगाल दीजिए मेरा, अगर जीके सेक्शन GS। अच्छा, इस सीरीज में मैं साइंस का नहीं ले रहा हूँ। साइंस का नहीं लेने का रीज़न क्या है कि मैं बायोलॉजी पूरे बखूबी से करा दिया हूँ, ऑलमोस्ट फिजिक्स के भी चैप्टर करवा दिया हूँ। तो आपको वहाँ से कर लेने के बाद यहाँ के जो NTPC CBT ने पूछा है वो बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैं नहीं ले रहा हूँ उसको भी, ठीक है। तो मेरा बायो का आपको तो सीरीज़ देखना ही पड़ेगा, पूरा फिजिक्स का देखना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बजट को कवर कर लेते हैं। बजट के जितने भी स्टैटिक फैक्ट बनते हैं हम इसको यहाँ पे कवर कर देते हैं। तो इकोनॉमिक्स का एक बहुत अच्छा सेक्शन आपका यहीं पे कवर कर दे रहा हूँ। जो पेश करते हैं, इनको कौन पेश करते हैं, तो कौन से मंत्री, तो वित्त मंत्री। वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है, आप करंट अफेयर से देख करके कंप्लीट करेंगे। हमारे संविधान में बजट शब्द की कहीं भी चर्चा नहीं की गई, लेकिन आर्टिकल 112 जो है, तो आर्टिकल 112 इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसमें लिखा हुआ है क्या कि सरकार प्रत्येक वर्ष वित्तीय लेखा जोखा प्रस्तुत करेगी, और इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, बजट का नाम दे देते। तो आपसे पूछ सकता है कि बजट का संबंध किस आर्टिकल से है, तो कोई 4 आर्टिकल रहेगा जिसमें से आपका एक आर्टिकल 112 रहेगा। बट किसी आर्टिकल में बजट के बारे चर्चा नहीं की गई, उसमें आर्टिकल 112, देखिए बार बार मैं कर रहा हूँ कि संविधान में कोई चर्चा है ही नहीं, और ना ही आर्टिकल 112 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया। हाँ, इसमें लिखा गया है कि सरकार जो है प्रत्येक वर्ष, यानी कि जो हमारी वित्त वर्ष स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसकी जो लेखा जोखा है, मतलब सरकार ने जो भी खर्च करी क्या नहीं किया, सारा लेखा जोखा बजट को, मतलब वो लेखा जोखा प्रस्तुत करेगा, और इसको ही हमने क्या कहा, बजट का नाम दे दिया। नेक्स्ट, बजट का अर्थ क्या है, तो सरकार के एक वित्तीय वर्ष में आय और व्यय का लेखा जोखा, मतलब सरकार ने क्या इनकम की
और क्या एक्सपेंडिचर की। अच्छा भाई, अगर पूरा डिटेल जानना है इस बजट को, इनकम सरकार कैसे पैसा कमाती है और कैसे खर्च करती है, क्या होता है सरप्लस बजट, मतलब कौन सी बजट सरकार, हमेशा कोई भी सरकार आती है तो वही बजट पेश करती है, तो मैं उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। जेपीएससी के क्लास में मैंने करवाया है, उसमें आपका ये होगा कि बजट का पूरा स्टैटिक पार्ट भी कवर होगा और बजट का करंट अफेयर का सेक्शन भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो जो इंटरेस्टेड है आप कर लीजिएगा, और बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ें मैंने वहाँ पे पूरा कंसेप्ट समझाया बजट को। चलिए आगे बढ़ते भाई। बजट शब्द सबसे पहले किसने मतलब कि जो सबसे पहले आया था कहाँ पर, तो इंग्लैंड में आया था, ठीक है, सबसे पहले इंग्लैंड में आया था। भारत का पहला बजट 1859-60 में जॉन विल्सन ने प्रस्तुत किया था। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। भारत का पहला बजट 1859-60 में आया, किसने प्रस्तुत किया था, जॉन विल्सन ने, और इस समय कौन थे गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। कौन सा समिति किससे संबंध है, ऐसे सवाल बनते तो पूछा जाएगा एक बर्थ समिति का संबंध किससे, तो बजट से। दूसरा, ये समिति ने क्या सिफारिश की थी कि 1924 में बजट को दो भाग में बांटा गया है, आम बजट और रेलवे बजट। आम बजट को कौन पेश करेगा, तो वित्त मंत्री पेश करती है। रेल बजट को कौन पेश करेगी, तो रेल मंत्री पेश करेगी, ठीक है भाई। पहला वित्त आयोग जो है आपका, ठीक है, फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष, जो पहले वित्त आयोग जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बने थे, फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन बने थे, उनका नाम क्या था, तो क्षितिज चंद्र नियोगी थे। बजट लोकसभा में कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा, ऐसे पूछेगा आपसे, तो आपको याद रखना बजट लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। स्वतंत्र भारत का, यानी कि 1947 में भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो सन्मुख शेट्टी ने, ठीक है, किसने पेश किया था, तो सन्मुख शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। गणतंत्र बोले तो 1950, ठीक है, भारत का गणतंत्र भारत का पहला जो बजट पेश किया गया था, देखिए स्वतंत्र भारत 1947 और गणतंत्र भारत समझ रहे 1950, 26 जनवरी 1950। उसमें अगर पूछ लिया जाए बजट को प्रस्तुत करने वाले कौन थे, तो जॉन मिथाई थे। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने वाले कौन थे, तो सन्मुख शेट्टी थे। गणतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने वाले कौन थे, तो जॉन मिथाई थे। सबसे ज़्यादा बार बजट जो पेश किए थे वो कौन थे, तो मोरारजी जो देसाई थे वो थे, मतलब कि वो जो वित्त मंत्री थे वो सबसे ज़्यादा बार, यानी कि टोटल 10 बार इन्होंने बजट को प्रस्तुत किए हैं, ठीक है, अपने कार्यकाल में। तो अभी तक जो है सबसे ज़्यादा बार बजट एक पर्सन जो वित्त मंत्री थे जिन्होंने बजट पेश किए, कितने बार, तो 10 टाइम्स, और कौन थे वो, मोरारजी देसाई थे। और वैसे 4 प्राइम मिनिस्टर है जो खुद ही प्राइम मिनिस्टर होते हुए वित्त मंत्री का भार ही संभाला, मतलब इतना इनको डर था कि पैसे की इनकम या एक्सपेंडिचर क्या है, इनको पूरा लेखा जोखा खुद में ही रखना था। तो वो ऐसे 4 प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे देश में जो खुद ही प्राइम मिनिस्टर होते हुए वित्त मंत्री का भी भार संभाला। तो वो उसका नाम याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह। समझ ही सकते हैं पूरा गांधी परिवार है यहाँ पे, और मनमोहन सिंह भी साथ में है। और मैं कोई कांग्रेस का विपक्ष में ना तो साथ में हूँ, ना विपक्ष में हूँ, ना बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने क्या कर दिया भाई, जॉब क्रिएशन की कहाँ उन्होंने। खैर वो सब में हमें नहीं आना, कोई कमेंट ना कर दे इसलिए मैंने बोल दिया। ये सवाल आपका बनेगा एग्जाम में इंदिरा गांधी को लेकर कि प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री का भार संभालने वाली प्रथम महिला कौन है, तो इंदिरा गांधी। और दूसरी महिला जो वित्त मंत्री बनी है, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, देखिए ये पहली महिला है, लेकिन महिला होते हुए ये क्या है, वित्त मंत्री तो है, साथ के साथ ये प्रधानमंत्री भी है। वो ऐसी कौन है, तो इंदिरा गांधी। और दूसरी महिला जो बनी है आपकी क्या, फाइनेंस मिनिस्टर, वो कौन थे, तो निर्मला सीतारमण, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, कुछ ये भी बजट से आपका सवाल बन जाता है एग्जाम में कि सरप्लस बजट किसको बोलते हैं, जो इनकम अधिक हो और एक्सपेंडिचर कम हो। अभी ये सब कंसेप्ट हम वीडियो का लिंक दिए, उसको देख करके समझिए। बैलेंस बजट क्या होता है, तो इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। और डिफिसिट बजट क्या होता है, इनकम लेस देन एक्सपेंडिचर। और हर सरकार यही लक्ष्य होता है उनको, मतलब यही बजट पेश ही करती है, ठीक है, हमें अच्छा दिखाने के लिए। बाकी बजट वगैरह देख करके भाई क्लियर करिए कंसेप्ट, क्योंकि पूरा बजट हमने समझाया है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो, बहुत कंटेंट अच्छे से मैंने एक चीज़ एक जगह पे रख करके कोशिश की आपको डिलीवर करने की। बाकी कमेंट करके आप हमें बताइएगा, आप अपनी राय दीजिएगा, आप अपने हमें सजेशन दीजिएगा, जो भी सजेशन हो हम अब उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश भी करेंगे। बाकी अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।